हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट में हमने कल बेटा मनी की बात करी, शुरू करके खत्म कर दी। आज बेटा बैंकिंग की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है जी। बैंकिंग खत्म करने के बाद अभी 3 लेक्चर लग जाएंगे बेटा इसमें। बैंकिंग खत्म करने के बाद अब बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है जी। पास्ट ईयर क्वेश्चन खत्म करने के बाद बस मेरे पास 3 चैप्टर बचते हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है जी, उसको फटाफट से खत्म करते हैं और फिर बेटा बैच में कुछ चीजें डिस्कस होनी है वो आपको पता लग जाएगी बेटा। ठीक है जी, धीरे धीरे शेड्यूल बता दूंगा। और कुछ आज बीएसटी पर भी चर्चा करनी है। ठीक है। अभी आओ जरा सामने समझते हैं। वो अभी ना मैं बैंकिंग में दो चीजों की स्पेसिफिकली आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। एक बेटा कमर्शियल बैंक्स, और बेटा साथ ही साथ बात डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक की। वैसे मेरी आज चर्चा का विषय सिर्फ कमर्शियल बैंक है, लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं क्या फर्क होता है कमर्शियल बैंक में और किसी देश के सेंट्रल बैंक में। बेटा कमर्शियल बैंक पब्लिक डीलिंग करता है, लेकिन सेंट्रल बैंक कभी पब्लिक डीलिंग नहीं करता। ठीक है ना जी। सेंट्रल बैंक हमारे देश में आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे हम बैंकर्स बैंक के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट्स बैंक के नाम से जानते हैं। बेटा क्या है कमर्शियल बैंक? आप पब्लिक के मेंबर, आपको बेटा अकाउंट खुलवाना है, कमर्शियल बैंक के पास खुलवाओगे, ये पब्लिक डीलिंग करता है। बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने हैं, कमर्शियल बैंक के पास जाओगे, ये पब्लिक डीलिंग करता है। लोन चाहिए, कमर्शियल बैंक के पास जाओगे, ये लोन देता है। लेकिन सेम काम अगर गवर्नमेंट को करना हो तो बेटा गवर्नमेंट ने अकाउंट खुलवाना है, सेंट्रल बैंक के पास जाना पड़ेगा। पैसे जमा करने हैं, सेंट्रल बैंक के पास जाना पड़ेगा। फंड विड्रॉ करना है, लोन चाहिए, सेंट्रल बैंक के पास जाना पड़ेगा। ये है गवर्नमेंट्स बैंक, गवर्नमेंट का बैंक। 29 के 29 स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है जी, इंक्लूडिंग जेएनके और सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके अकाउंट होते हैं विद आरबीआई। बेटा जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटाता तब तक जम्मू एंड कश्मीर का बेटा, मतलब जेएनके स्टेट का एक अलग आरबीआई था, एक अलग सेंट्रल बैंक था। ठीक है जी। लेकिन आर्टिकल 370 हट जाने के बाद एक ही सेंट्रल बैंक है पूरे इंडिया में। सारी स्टेट गवर्नमेंट के और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का बेटा अकाउंट यहीं पर है। ठीक है जी। लेकिन साथ ही साथ ये बैंकर्स बैंक भी है, बैंकों का भी बैंक है। बेटा सभी बैंक अपनी सीआरआर मेंटेन करने के लिए एक बैंक अकाउंट खुलवा कर रखते हैं विद आरबीआई। ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। बेटा सेंट्रल बैंक, किसी भी देश के सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना। ये 4 वर्ड है बेटा। कंट्रोल, डायरेक्ट, रेगुलेट और सुपरवाइज करते हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शन को। ठीक है जी। मैं अब सेंट्रल बैंक की कोई बात नहीं करूंगा, मेरे कोर्स में वैसे इन दोनों के फंक्शन है। मुझे पेपर में भी पता है बेटा सेंट्रल बैंक के ही फंक्शन आ रहे होंगे। पर बेटा मजबूरी ये है कि कमर्शियल बैंक के फंक्शन लिखे गए हैं तो पढ़ने तो पड़ेंगे। ठीक है जी, चाहे आए कुछ ना, अपनी तरफ से तो 100% करो। ये बेटा चीजें वैसे 11th क्लास में जज की जाती हैं, वो भी बीएसटी में, जहां हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते थे बेटा 11th क्लास में बीएसटी में, बिजनेस सर्विसेज। वहां हमने बेटा कमर्शियल बैंक के फंक्शन पढ़े हुए। आज मैं स्पीड बढ़ाकर बेटा इन्हीं कमर्शियल बैंक के सारे फंक्शन को फिनिश कर दूंगा। कल बुक से ये सारे फंक्शन पढ़वा दूंगा आपको। ठीक है जी। और हम शिफ्ट कर जाएंगे बेटा सेंट्रल बैंक की तरफ। ठीक है जी। अभी फिलहाल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक शुरू कर रहे हैं। पहला फंक्शन जो बेटा कोई भी कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। लो जी, पढ़ते हैं बेटा क्या है फंक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। बेटा किसी भी कमर्शियल बैंक की मेन कमाई क्या है? किसी भी कमर्शियल बैंक की मेन कमाई क्या है? इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो वो कोई भी कमर्शियल बैंक को आप पैसे जमा करते हो कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक आपको 3%, 4%, 5%, 6% ब्याज देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सा अकाउंट खुलवाया आपने। ठीक है जी। मैं बात करता हूँ, चलो एवरेज 3% आपको देते हैं। यही पैसा जो आपने कमर्शियल बैंक को दिया, कमर्शियल बैंक लोन पर देता है 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 16%, डिपेंडिंग की कौन सा लोन पर्सन ले रहा है। एवरेज मान लो 10%। बेटा आप ही के पैसे से लोन देना, आपको 3% ब्याज देना और पीछे से चार्ज कर लेना 10%। ये जो नेट डिफरेंस है ना 7% का, ये कमर्शियल बैंक की मेन कमाई है। और मैं कहता हूँ छोटी छोटी ब्रांचेस के 50-50 करोड़ के लोन है, छोटी छोटी ब्रांच के, जो कुछ है ही नहीं बेटा।
जो गली मोहल्ले में खुली हुई बैंक की ब्रांच है वो 50-50 करोड़ का लोन करके बैठी हुई है, 7%। सोचो तो सही, कितनी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, ठीक है ना जी। और ये यही मेन कमाई है, लेकिन ये सिर्फ इकलौती कमाई का जरिया नहीं है। कमर्शियल बैंक बहुत सारी वजहों से कमाता है, बहुत सारी जगह कमाता है, धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो करनी है बेटा, आप लोन तब दोगे जब पैसा आएगा। तो कमर्शियल बैंक का पहला फंक्शन होता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। और कोई भी कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है इन 5 फॉर्म: सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी और एमओडीएस। एमओडीएस बेटा, सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट को डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ेंगे, आराम से सुनते जाना, समझते जाना। बेटा सेविंग बैंक अकाउंट कौन खुलवाता है? सेविंग बैंक अकाउंट बेटा ओपन करते हैं हाउस होल्ड्स, ठीक है जी। लेकिन करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? बेटा बिजनेस फर्म्स, ठीक है जी। हाउस होल्ड ने अकाउंट खोला सेविंग बैंक, अपनी छोटी 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 सेविंग्स को वहां पर रखेंगे। लेकिन बिजनेस फर्म्स बेटा अकाउंट खोलती है करंट अकाउंट, जो कि धंधा करने के लिए चाहिए। क्या फर्क होता है सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट में? बेटा अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो लगभग सभी सरकारी बैंक आपको साल की 3% ब्याज देते हैं, सभी सरकारी बैंक। देखो वैसे ये अमाउंट हर प्राइवेट बैंक के हिसाब से बदल जाती है। कुछ प्राइवेट बैंक 4% ब्याज देते हैं, कुछ प्राइवेट बैंक 5%, कुछ 6%, कुछ 7%, ठीक है जी। लालच है बस, आपको दिया जा रहा है, ठीक है जी। मैं अगर बात करूं कोटक महिंद्रा बैंक की, वो कहते हैं हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट खुलवा लो, 4% ब्याज हमसे ले जाओ, ठीक है जी। एक बैंक है आपके शहर में ही, अम्बाला रोड पर, डीसीबी, वो कहता है हमारे यहाँ खुलवा लो 5%, मुझसे ले जाओ ब्याज, ठीक है जी। यस बैंक कहता है मेरे यहाँ खुलवा लो खाता, 6% ले जाओ, और अगर मेरे यहाँ 1 लाख रुपए से ज्यादा रखोगे सेविंग खाते में तो 7% मैं तब भी दे दूंगा। तो 3% से शुरू करके 7% तक सारे रेट है। पर बेटा क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैंक हमारे यहाँ सरकारी बैंक है, तो मैं 3% वाली बात ही रखता हूँ, ठीक है जी। तो आपको सेविंग खाते पर बेटा 3% ब्याज मिलता है। करंट अकाउंट खुलवाओगे तो बेटा उसमें जितना भी पैसा रखोगे उस पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि करंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बेटा बैंक को चार्जेस देने पड़ते हैं। यानी कि ब्याज तो भूल ही जाओ, चार्जेस साथ में तैयार कर लो। करंट अकाउंट खुलवाओगे तो उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। ये चार्जेस भी क्यों देने पड़ते हैं मैं लॉजिक बताऊंगा अभी। सेविंग अकाउंट में बेटा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की भी लिमिट है और पैसे जमा कराने की भी लिमिट है। यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी एक दिन में 1-2 से ज्यादा नहीं कर सकते, और अमाउंट भी बेटा 1 हद से ज्यादा जमा नहीं करा सकते। अगर सेविंग खाते में 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश जमा होता है तो मैं आपको अब चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली बात बता देता हूँ, नोटिस कंपलसरी है। नोटिस आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। इनकम टैक्स का कंफर्म पूछा जाएगा, कहां से आए पैसे बता दो जरा। तो सेविंग खाते में बेटा हद से ज्यादा पैसे जमा नहीं करा सकते, ठीक है जी। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की भी लिमिट है, पैसे जमा कराने की भी लिमिट है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की भी लिमिट है। बट बेटा करंट अकाउंट में दोनों ही लिमिट नहीं है, ना ही नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की, ना ही अमाउंट जमा करने की। देखो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे लिमिट लगा दोगे अगर, तो कोई आपके यहाँ करंट अकाउंट खुलवाएगा ही नहीं। आप लिमिट कैसे लगा सकते हो? बिजनेस से रुक जाएगा। आप 10 बजे आपने आज दुकान खोली, 2 कस्टमर आए, चेक देके चले गए, आपने फटाफट छोटू को भेजा, छोटू जा फटाफट से सामने ही बैंक है जो, वहां लगा के चेक। वो करंट अकाउंट में आपके चेक लगाया, दुकान पे वापस आए, इतने में एक कस्टमर और चेक दे गया। आपने कहा जी छोटू फटाफट एक और चेक दे गया, फटाफट लगा, चलो जी आप लगाए। इतने में कोई सप्लायर पैसे मांगने आ गया, आपने चेक काट के दिया, आपने कहा जी सामने ही बैंक है वहीं से निकलवा लो जाओ। बेटा अगर आप ये कह दोगे एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन तो नहीं कर सकता, तो करंट अकाउंट होल्डर तो ऐसा हो सकता है एक दिन में 20 बार बैंक आ जाए, एक ही दिन में 20 बार, क्योंकि उसका बिजनेस टोटली डिपेंडेंट आपके ऊपर। इसलिए बेटा करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं लगाई जा सकती। और ये भी समझ में आ रहा होगा कि आप बैंक को कितनी इनकन्वीनियंस दे सकते हो, बहुत इनकन्वीनियंस दे सकते हैं ना। इसी वजह से बेटा बैंक चार्जेस मांगता है कि आप हमें बार बार तंग करते हो, तंग करने के चार्जेस है, ठीक है जी। और बेटा पैसा जमा कराने की भी कोई लिमिट नहीं है। कैसे लिमिट लगा सकते हो पैसे जमा कराने पे? आप खुद सोचो। बेटा रिलायंस का करंट अकाउंट ही होगा ना, कंपनी है, हाउस होल्ड तो नहीं है, जिंदा इंसान तो नहीं है, करंट अकाउंट होगा। आप खुद सोचो पैसे की लिमिट होगी, कितने पैसे पड़े रहते होंगे रिलायंस के करंट अकाउंट में? कोई एक रफ अंदाजा तो होगा, बस समझ लो। इसलिए कोई लिमिट नहीं है करंट अकाउंट की, जितने मर्जी पैसे जमा कराओ, प्रोवाइडेड वो सब शो करो। क्लियर है जी बात? बहुत अच्छे से।
आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं जी। एफडी और आरडी की बात करते हैं। बेटा एफडी की फुल फॉर्म होती है फिक्स्ड डिपॉजिट्स और आरडी की फुल फॉर्म होती है रेकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है जी। एफडी और आरडी में ना बेटा बस एक बेसिक फर्क है, बाकी तो सारी बातें सेम है। एफडी मतलब अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। बेटा एक फिक्स्ड अमाउंट को आपने एक फिक्स्ड पीरियड के लिए जमा करा रखा है, ये एफडी है। फिक्स्ड अमाउंट है और फिक्स उसका टाइम पीरियड है, ये जमा करा रखा है आपने बेटा। तो लेट्स सपोज कि आपके पास 1 लाख रुपए आइडल पड़े हुए थे, आप बैंक के पास गए कि बैंक ये 1 लाख रुपए आप 1 साल के लिए रख लो जी, 1 साल के बाद दे देना ब्याज। एफडी में बेटा किसी भी अकाउंट से ज्यादा ब्याज मिलती है, लगभग एफडी की ब्याज 6% से लेकर 7% के आसपास रहती है, डिपेंडिंग अपॉन बैंक, डिपेंडिंग अपॉन योर एज। जैसे सीनियर सिटीजन को कुछ बैंक 7% देते हैं, ठीक है जी, नॉर्मल को 6 देते हैं, कुछ बैंक नॉर्मल को 6, 6.5 दे देते हैं, सीनियर सिटीजन को 6.75, 7 दे देते हैं। तो डिपेंड करता है बेटा आपकी एज क्या है, साथ ही साथ बैंक कौन सा है आपका। पर एफडी में 6 से 7% की ब्याज मिल जाती है जनरली, ठीक है, सबसे ज्यादा ब्याज भी एफडी पर ही है। बाबू अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 1 लाख रुपए की एफडी 1 साल के लिए करा कर आया, वो 3 महीने के बाद मेरे को पैसे की जरूरत है, प्री मैच्योर करा सकता हूँ एफडी को या नहीं? तोड़वाई जा सकती है एफडी क्या नहीं? तोड़वाई जा सकती है। बेटा एफडी तोड़वाई जा सकती है, लेकिन अगर आपने एफडी तोड़वाई तो बैंक आपसे इनकन्वीनियंस कॉस्ट लेगा। ठीक है जी, इनकन्वीनियंस कॉस्ट क्या चीज है बेटा? देखो अगर आप ये कहोगे, मैं कई बार बच्चों से सवाल पूछता हूँ एफडी पे कितना ब्याज लगेगा, बच्चों का आंसर पता क्या होता है? 1 लाख रुपए आपने एफडी में जमा कराए, 6% ब्याज मिलता है, 3 महीने के बाद तोड़वा ली, 3 महीने का ब्याज कितना? देखो अगर आप ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हो तो मतलब 6% के हिसाब से ब्याज दे रहे हो मेरे को, फिर तो कोई आदमी कभी सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं रखेगा, हमेशा जाएगा बैंक में, कहेगा एफडी कर दो, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की। ठीक है जी, 1 महीने के बाद पैसे की जरूरत पड़ी, कहेगा एफडी तोड़ दो। अगर एफडी का ही ब्याज मिलता रहा, बस 1 महीने का मिल गया या 3 महीने का मिल गया, जितने भी टाइम में तोड़वा दी, फिर तो कोई कभी सेविंग अकाउंट खुलवाएगा नहीं, फिर तो उसका लालच रहेगा यार 6% ब्याज मिलता है एफडी में, जब मर्जी तोड़वा लो। बेटा जिस दिन आप एफडी तोड़वा लेते हो ना, प्रीमेच्योर करा लेते हो, बैंक आपको कभी एफडी का ब्याज नहीं देता, हमेशा ब्याज सेविंग अकाउंट का मिलता है। 3% ही ब्याज मिलेगा 3 महीने का, यही इनकन्वीनियंस कॉस्ट है बैंक के हिसाब से कि आप बीच में क्यों तोड़वाने आ गए, पूरे साल रख लो 6% के लिए, बीच में तोड़वाने आ गए, हम तो सेविंग बैंक का ब्याज देंगे, हम नहीं दे रहे एफडी का ब्याज। क्लियर है जी बात? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाए। आरडी क्या है बेटा? आरडी में भी जैसे एफडी क्या है, फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, आरडी भी क्या है, फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। इसमें भी अमाउंट फिक्स्ड है, पीरियड भी इसमें फिक्स्ड है, बट फर्क किस चीज का है बेटा? फर्क है बेटा यहाँ जो भी अमाउंट आप एग्री करके आओगे वो रीअकर करनी पड़ेगी, नाम है रेकरिंग डिपॉजिट्स, मतलब रीअकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है जी, वैसे आपकी मम्मियों की फेवरेट है ये दोनों। ठीक है जी, मतलब मुझे लगता है बहुत सारी वुमेन के पास एफडी होती है, बहुत सारी वुमेन के पास आरडी होती है। उन्हें आरडी इसलिए पसंद है भैया, उन्हें बैंक गए, पूछा जी आरडी खुलवानी है, अच्छा जी आरडी खुलवानी, कितने रुपए से? 500 रुपए महीने से, क्योंकि यहाँ अमाउंट जो होगी फिक्स वो आप रीअकर करोगे। कितने टाइम की? 5 साल। आपने मानो 1 तारीख को आरडी खुलवाई 500 रुपए की, तो 1 जनवरी को, तो 1 फरवरी को भी आ जाना, 1 मार्च को भी आ जाना, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, और पूरे साल भर आना है आपको। ठीक है जी, पूरे 60 महीने आने हैं, 5 साल की खुलवाई है तो आपने 60 महीनों में 500 रुपए महीना करके 30,000 रुपए जमा करे होंगे। यहाँ पर आपको लगभग ब्याज मिलेगा 4.5 से 5% के आसपास। एफडी से ज्यादा ब्याज कहीं नहीं मिलता, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। 4.5 से 5% के आसपास ब्याज आपको साल का आरडी भी देती है बेटा। ठीक है जी, और उसके बाद बेटा एक अकाउंट होता है लास्ट में एमओडीएस, और वो फुल फॉर्म है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, ठीक है जी, ये क्या चीज है बेटा? ये एक ऐसा अकाउंट है, वैसे लेटेस्ट इमरजेंस है इसकी, सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी दोनों के गुण रखता है। एक ऐसा बैंक अकाउंट जो सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी दोनों के गुण रखता है। जब मैंने 2017 के आसपास इस तरफ शिफ्ट किया, दाल मंडी पुल की साइड, और मैंने ऑफिस खोला, तो सामने ही एक नया बैंक खुला, एक्सिस बैंक। ठीक है जी, तो पहली बार मेरे पास वहाँ के कुछ ऑफिशियल्स आए, उन्होंने मेरे को कहा मेरे हमारे पास एक नया अकाउंट है एमओडीएस, ये खोल लो। मैंने भी इसका नाम तभी सुना पहली बार। मैंने कहा जी क्या अकाउंट है ये? कहता है आपके अकाउंट में 25,000 रुपए से ज्यादा जितने भी पड़े होंगे, ऑटोमेटिकली हम एफडी का ब्याज देंगे, हमारा कंप्यूटर ऐसे कैलकुलेट करेगा, ऑटोमेटिकली एफडी की ब्याज देगा।
और 25,000 से कम होंगे तो हम आपको ब्याज देंगे सेविंग बैंक अकाउंट की। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने 80,000 रुपए से मान लो अकाउंट खोला, ठीक है, मैंने अकाउंट खोला 80,000 रुपए से, तो 25,000 रुपए पे ब्याज मिलेगी सेविंग बैंक अकाउंट की, बचे हुए 55,000 रुपए पे मिलेगी मेरे को एफडी की ब्याज। मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई 5 दिन के बाद, मान लो ये मैंने अकाउंट खोला 5 मई को, ठीक है, मुझे 5 दिन के बाद पैसों की जरूरत पड़ गई 10 मई को। मैंने क्या करा, 60,000 रुपए निकाल लिए, 80 में से 60 चले गए 20, ठीक है जी। शुरू के 25 पे सेविंग अकाउंट की ब्याज मिलती है, इस 20 पे बेटा सेविंग अकाउंट की ब्याज मिलनी शुरू हो गई, ठीक है जी। मैंने बेटा काफी दिन तक इसमें कोई पैसे जमा नहीं कराए। 15 जुलाई को मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे, ठीक है जी, मैंने इसमें जमा करा दिए, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा थे, ठीक है जी। तो 20 पहले थे, 1 लाख और जमा करा दूंगा, एक बीस में से शुरू के 25 रहेंगे सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज देंगे, बचे हुए बेटा पैसे मुझे एफडी का ब्याज देंगे, ठीक है। जब जरूरत पड़े तब पैसा निकाल लो, जब एक्स्ट्रा हो तब डाल दो। 25 से ज्यादा जितने भी होंगे उस पर ऑटोमेटिकली जितने भी दिन वो पैसे रहे हैं एफडी का ब्याज लग जाएगा, बचे हुए पैसे पे सेविंग बैंक का ब्याज लग जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी कहानी, ठीक है जी। समझ में आता है काम क्या है? मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, MODS, ठीक है जी, दिख रहा है मल्टी ऑप्शन है। क्लियर बात, समझ में? बैंक का पहला फंक्शन खत्म, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। बेटा बैंक का दूसरा फंक्शन है लेंडिंग ऑफ फंड्स। लेंडिंग ऑफ फंड्स का बेटा बेसिकली मतलब लोन देना ही है। बेटा बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, बैंक की कमाई का मेन साधन है लोन देना, और बैंक बेटा 3 तरीके के लोन देता है। एक है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, दूसरा है बेटा सीसी लिमिट यानी कि कैश क्रेडिट लिमिट, और तीसरे को हम बेटा बस लोन की ही कैटेगरी में समझते हैं। सुनो जी बाबू, मैं कोई बैंक के लोन प्रोडक्ट नहीं गिना रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ व्हीकल लोन है जी, पर्सनल लोन है जी, होम लोन है जी, कंस्ट्रक्शन लोन है जी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, टर्म लोन है, पता नहीं कितने लोन है। मैं कोई बैंक में ये नहीं गिनवा रहा हूँ कि लोन के कितने प्रोडक्ट है बैंक के पास, मैं बेसिक क्राइटेरिया समझाना चाहता हूँ बेटा लोन में क्या चलता है, ठीक है जी। अगर मैं लोन को डिवाइड करूँ तो बेटा 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ बेसिक क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है जी। वो पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट, दूसरा है सीसी लिमिट, और तीसरा है लोन्स। इस लोन्स में बेटा सब आ गए जो मैंने नहीं लिखे, होम लोन भी आ गया, ऑटो लोन भी आ गया, व्हीकल लोन भी आ गया, कंस्ट्रक्शन भी आ गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी आ गया, टर्म लोन भी आ गया, पर्सनल लोन भी आ गया, जो जो छोड़ दिया सब इसके अंदर है, ठीक है जी। बेसिक क्राइटेरिया सबका सेम है, समझ लेना बात को। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ बताने की जरूरत तो नहीं। आप एक बिजनेसमैन हो, करंट अकाउंट बैंक में रखते हो, 5 लाख रुपए थे करंट अकाउंट में, गलती से किसी आदमी को 7 लाख का चेक काट दिया। बेटा बैंक अपने रेप्यूटेड कस्टमर के लिए ये काम कर देता है कि जितने करंट अकाउंट में पैसे हैं उससे ज्यादा विड्रीव करके दे देता है। बैंक कई बार आपको अलाउ कर देता है ओवरड्राफ्टिंग, कि आप जितने पैसे उससे ज्यादा विड्रीव कर सकते हो, इस काम को हम बैंक ओवरड्राफ्टिंग बोलते हैं। 10 जगह समझा चुका हूँ, इसलिए बेटा इग्नोर कर दिया मैंने, बहुत कम वर्ड में बोल के खत्म कर दिया। आगे बढ़ जाए बेटा, दूसरी चीज है सीसी लिमिट, मतलब कैश क्रेडिट लिमिट। क्या ब्यूटी है बेटा, क्या ब्यूटी है सीसी लिमिट की, अभी अकाउंट्स में पढ़ के भी खत्म कर चुके हो, जितने पैसे निकालोगे उतनों पे ब्याज। देखो लोन और सीसी में बेसिक फर्क क्या है, यही फर्क है। मान लो आप लोन लेने गए, आपने 50 लाख रुपए की एसेट गिरवी रखी और बैंक ने आपको 40 लाख का लोन दे दिया, लेट्स सपोज, ठीक है। जैसे ही आपके लोन अकाउंट में 40 लाख रुपए आ गए, अगर आप अब यूज करते हो तो भी ठीक, नहीं करते हो तो भी ठीक, 1 महीना हो गया आपने यूज नहीं करे, लेकिन लोन अकाउंट में 40 लाख पड़े हैं, क्या ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बैंक आपका मामा चाचा नहीं बैठा हुआ, बैंक कहेगा जिस दिन मैंने लोन अकाउंट में पैसे डाल दिए मेरा तो मीटर शुरू हो गया, अब तो निकाल ना ही निकाल, मेरी सिरदर्दी नहीं है, मुझे तो भैया ब्याज चाहिए इस पैसों पे, ठीक है ना जी। लेकिन अगर यही सीसी लिमिट होती तो 40 लाख की, और मैंने 1 महीना हो गया एक पैसा नहीं निकाला, कोई ब्याज नहीं, जितने पैसे निकालूंगा उसी पे ही ब्याज लगेगा। क्लियर है बेसिक क्राइटेरिया? अब कोई भी लोन हो जो मैंने बात बोली है ये हर लोन में बात लगती है, समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ जाए, पक्का से? चल बेटा, बैंक में तीसरा मेजर फंक्शन इज चेक फैसिलिटी। कमर्शियल बैंक में बेटा तीसरा मेजर फंक्शन है चेक फैसिलिटी। बाबू चेक 2 तरीके के होते हैं, बियरर चेक एंड क्रॉस चेक। बियरर चेक और क्रॉस चेक फर्क है बेटा। बाबू देखो, दिखने में चेक बिल्कुल एक जैसा होता है,
ठीक है जी। और लगभग लगभग सभी बैंक के चेकबुक में 3-4 बातें ही मेन होती हैं। पेड टू, ठीक है जी, अमाउंट, ठीक है जी, और अमाउंट लिखने का एक कॉलम भी होता है आपके पास, डेट होती है यहाँ पर बेटा, ब्रांच का एड्रेस भी लिखा होता है, ठीक है जी, और ये सिग्नेचर की जगह होती है। सुनना, आपने डेट डाली, लेट सपोज की 21 Jan 2025, ठीक है जी, और लिख दिया पे टू, लेट सपोज कुछ भी कह लो, पे टू कुंज 50,000, साइन कर दिए, 50,000 ओनली लिख दिया, ठीक है जी। ये बियरर चेक है, आपने कुंज को दे दिया, ठीक है। तो वो बियरर चेक के फीचर बिल्कुल अलग है, क्रॉस चेक के बिल्कुल फीचर अलग है। इसे क्रॉस कैसे करते हैं चेक को मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। फिलहाल ये बियरर चेक है, जब तक मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। बियरर चेक में बेटा 2-3 गुण होते हैं। द वन हु इज द बियरर इज द ओनर, पहला गुण, जिसके पास है वो मालिक है। नाम किसका लिखा है इस बात से कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिसके पास ये जाता जाएगा वो मालिक बनता चला जाएगा। दूसरी बात, अगर इस चेक की पे लिखी हुई अमाउंट आपको चाहिए तो आपको कहां जाना पड़ेगा बेटा, जिसने आपको चेक दिया है, जिसने भी ये चेक लिखा है, उसके बैंक जहां पर है, बैंक ब्रांच जहां पर है, वहां जाना पड़ेगा। तीसरी बात, पैसे नगद ही मिलेंगे। अब आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि मुझे कहाँ जाना होगा, मुझे तो नहीं पता आपका बैंक कौन सा, उसकी ब्रांच कौन सी है। बेटा, इस जगह पर हर बैंक में ब्रांच भी लिखी होती है कि कौन सी ब्रांच है। हर बैंक में, कोई ऐसा बैंक ही नहीं है, किसी बैंक का ऐसा चेक नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल ब्रांच का एड्रेस लिखा होता है इन मोस्ट डिटेल्ड फॉर्म, बैंक का नाम और ब्रांच बिल्कुल लिखी होती है। अभी आपको दिखा दूंगा इमेजेस में, 1 मिनट दे दो मुझे, गूगल से इमेज डाउनलोड करके भी दिखा, ठीक है जी। समझ में आती है बात, ठीक है जी। अब मान लो बेटा, ये मैंने कुंज के 50,000 देने थे तो मैंने कुंज को चेक दिया, कुंज ने रचित को 50,000 देने, उसने रचित को चेक दे दिया। बेटा, वन हु इज द बियरर इज द ओनर, जिसके पास है वो मालिक है, रचित के पास है वो मालिक है, नाम किसका लिखा फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है जी। रचित को सानी के पैसे देने के बजाय सानी को चेक दे दिया। अब सानी जाएगा, ठीक है जी, मेरे बैंक ब्रांच में एड्रेस देखकर वहां चेक प्रेजेंट करेगा, पैसे नगद मिल जाएंगे। वो एक बार भी नहीं पूछेंगे कि आप कौन हो, ये आईडी प्रूफ दिखा दो, कुछ नहीं, जिसके पास है वो मालिक है। द वन हु इज द बियर इज द ओनर। पैसे लेने तो मेरी बैंक ब्रांच में जाना पड़ेगा, इसी बात पैसे कैश में लेंगे। समझ आती है बात। अब यही सोचो, ये चेक मैंने क्रॉस चेक काटा होता, क्रॉस चेक करने के लिए क्या करना होता है बेटा, तीन में से एक चीज, तीन में से एक चीज, या तो बेटा दो पैरेलल लाइन खींच दो यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है, या पैरेलल लाइन खींचकर इसके बीच में लिख दो अकाउंट पे, अकाउंट पे। क्यों बोलते हैं अकाउंट पे ये भी बताऊंगा बेटा। या आप कौन से पूछो आपका बैंक कौन सा है, ठीक है जी। इसने बोला मेरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आपने लिखा इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ BOB। तो ये तीन रास्ते हैं बेटा चेक को क्रॉस करने के, ठीक है जी। आपको पता ही है इंडियंस आर वेरी लेजी, तो सबसे पहला तरीका सबसे बेस्ट है, लो हो गया क्रॉस। और जैसे ही ये क्रॉस हुआ सारे गुण बदल जाएंगे, सारे के सारे गुण। अब बेटा, जो बियरर है वो ओनर नहीं है, जिसका नाम लिखा है वही मालिक है, पहली बात, पहला गुण बदल गया। दूसरी बात, अब कुंज को ये पैसे लेने के लिए मेरी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, कुंज जाएगा अपनी ब्रांच में। दूसरी बात, तीसरी बात, पहले पैसे कैश मिलते, अब कैश भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस चेक को हम बोलते हैं अकाउंट पे ही, मतलब इसके पैसे हमेशा अकाउंट में ही जाते हैं, अकाउंट में ही पे होंगे, नगद नहीं मिलेगा कुछ भी। अब मैं दो सिनेरियो यहां से ले रहा हूं, अब दोनों सिनेरियो समझ लेना। मान लो मेरा बैंक भी बैंक ऑफ बड़ौदा ही था, बस ब्रांच अलग थी, और कुंज का भी बैंक ऑफ बड़ौदा ही है, इसकी ब्रांच अलग है। कहाँ जाना है, मेरी बैंक ब्रांच में नहीं आना, अब अपनी बैंक ब्रांच में जाओ। ये अपनी बैंक ब्रांच में गया, ठीक है जी, इसने पेइंग स्लिप भरी और प्रेजेंट कर दिया टेलर को, किस या मैम ये चेक था, जरा देख लेते हैं। तो वो एक बात बताओ, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वर नहीं चला सकते क्या? अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के आप एम्प्लॉई हो और बैंक ऑफ बड़ौदा का ही सर्वर नहीं चला सकते, तो बेटा फिर तो धिक्कार है आपके ऊपर। भैया, जिस बैंक में अगर उसी का ही सर्वर नहीं चला पाते फिर फायदा क्या है, चला पाओगे ना 100%। उन्होंने एक बटन दबाया, उन्होंने देख लिया मनीष के अकाउंट में पैसा है कि नहीं है। मनीष ने जो चेक काटा वो बासी तो नहीं हो चुका, 3 महीने से पुराना चेक बासी हो जाता है।
मनीष के साइन मैच करते हैं, देख लिया, सब कुछ देख लिया बेटा, तीनों चीजें मैच हो गई। एक बटन दबाएंगे, मेरे अकाउंट से 50,000 रुपए उड़ जाएंगे और कुंज के बैंक अकाउंट में प्लस हो जाएंगे, 1 ही मिनट लगेगा। समझ आई बात? लेकिन मैं कहता हूँ एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज है, दूसरे सिनेरियो। मेरा है पंजाब नेशनल बैंक, माधव नगर ब्रांच, इसका है बैंक ऑफ बड़ौदा हकीकत नगर ब्रांच। ठीक है जी। अब ये बैंक कब कहाँ जाना है बेटा, क्रॉस चेक लेके आपको मेरी बैंक ब्रांच में नहीं आना, अपनी बैंक ब्रांच में जाओ। ये बैंक ऑफ बड़ौदा गया हकीकत नगर, ठीक है जी। इसने पेइंग स्लिप भरी और जब चेक प्रेजेंट करा तो उन्होंने कहा सर ये चेक यहाँ क्लियर नहीं होगा, ये पंजाब नेशनल बैंक का चेक है, हम नहीं सर्वर चलाकर देख सकते पंजाब नेशनल बैंक का कि साइन सेम है, पैसे हैं या नहीं। आप एक काम करो, सामने चेक ड्रॉप बॉक्स है, चेक ड्रॉप बॉक्स में चेक डाल जाओ। तो आप चेक डालें, चेक ड्रॉप बॉक्स लगभग शाम के आसपास खुलता है हर दिन में, ठीक है जी। वो क्या करेंगे बेटा, चेक ड्रॉप बॉक्स से चेक निकालेंगे, 4 बजे पब्लिक डीलिंग बंद हो जाएंगी, बैंक 4 बजे चेक ड्रॉप बॉक्स ऑन करेगा, चेक निकालेगा, इसको स्कैन करेगा, स्कैन करके इसको अपलोड किया जाता है आरबीआई की सर्वर पर, ठीक है जी। वहां से इंडिकेशन जाती है दूसरे बैंक को, ठीक है जी। पीएनबी माधवनगर को एक इन्फॉर्मेशन जाएगी, आपका कोई चेक आया, वहां से चेक देखकर बताओ जी साइन मैच कर रहे हैं, पैसे हैं कि नहीं है। अगर उन्होंने ओके किया तो मेरे अकाउंट से 50,000 रुपए उड़ा दिए जाएंगे और कुंज के बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। लेकिन ये काम होने में लगभग 36 घंटे का समय लगता है, लगभग 36 घंटे। यानी कि एक दिन सुबह अगर आप चेक जमा करके आओगे तो अगले दिन रात के 8 बजे तक आपके पास पैसे आते हैं। एक दिन सुबह 12 बजे जाओगे, अगले दिन रात के 8 बजे तक पैसे आएंगे। अब ये मत कहना बैंक बंद हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। आरबीआई का सर्वर 24 घंटे काम करता है बेटा, ठीक है जी। आपको नहीं पता, मैं बता, क्लियर है जी बात? बिल्कुल अच्छे समझ में आई बात, दोनों सिचुएशन दोनों सिनेरियो समझ में आ गए। आगे बढ़ जाए बेटा, ये थी चेक की कहानी। बैंक का चौथा और मेन फंक्शन है फंड ट्रांसफर। अब मुझे लगता है कि बस आज यहां तक भी कर लोगे तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा। बेटा बैंक का चौथा और मेन फंक्शन है फंड ट्रांसफर। तो वो फंड ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं थोड़ा सा आइडिया ये दे देता हूँ पहले। मान लो बेटा आप एक सप्लायर से डील करते हो, वो सप्लायर सूरत बैठा हुआ है, ठीक है जी, और आप यहाँ रायवाला में दुकान रखते हो, ठीक है। आपने उस सप्लायर को सुबह कॉल किया कि मेरा सूरत आना संभव नहीं हो पा रहा, ठीक है जी, लेकिन थोड़ा सा अभी वेडिंग सीजन है तो मेरे को सामान चाहिए था, क्या आज आप सामान भिजवा देंगे? मैंने कहा सर सामान भिजवाने में कोई आपत्ति नहीं है पर हम उधारी नहीं करते। आपने कहा चलो एक काम कर लो सर, फिर मैं चेक भिजवा देता हूँ, मेरा कोई दोस्त आ रहा है उसके हाथ। उसने कहा सर देखो अगर आप चेक भिजवाओगे तो चेक क्लियर होने में 1.5-2 दिन का समय लेगा, ठीक है जी। मान लो ये चेक हमारे को आज शाम तक मिलता है, तब बैंक ब्रांच बंद हो जाएंगी, कल सुबह हम चेक लगाएंगे, परसों शाम तक जाकर क्लियर होगा, तरसों हम सामान निकालेंगे, 4 दिन लग जाएंगे। आपने कहा नहीं नहीं सामान तो मैं चाहता हूँ आज ही निकालो, आप चेक आपको मिल जाएगा। उसने कहा सर हम उधार करते ही नहीं, हम आपको बता चुके हैं क्लियरली। आपने कहा चलो फिर एक काम करो, अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो, मैं कैश जमा करा देता हूँ। उसने पूछा आपने कितने का सामान लेना है? आपने कहा जी 50 लाख। मैं सर आप हमें भी जेल करवाओगे, कैशलेस इकोनॉमी के जमाने में 50 लाख रुपए जमा करा दोगे हमारे खाते में, हमें तुरंत नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स का, ये 50 लाख रुपए कहाँ से है कैश आपके पास? कोई नहीं मानेगा कैश जमा कराने के लिए, कोई मानेगा ही नहीं, सब्सटेंशियली लार्ज अमाउंट है। तो ऐसी सिचुएशन में अच्छा क्या है, चेक वो नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहा, आज पैसे नहीं पहुंच पाएंगे उससे, कैश वो नहीं चाह रहा, बेटा ऐसी सिचुएशन में एक ही चीज काम आ सकती है, वो है फंड ट्रांसफर, ठीक है जी, जो दो तरीके से किया जा सकता है। बेटा एक फैसिलिटी का नाम है आरटीजीएस और दूसरी फैसिलिटी का नाम है नेफ्ट। याद तो आ गई होगी 11th क्लास पूरी, ठीक है जी। आरटीजीएस की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है ना, रियल टाइम एंड ग्रॉस सेटलमेंट। दूसरी फुल फॉर्म नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बेटा आरटीजीएस फैसिलिटी 2 लाख से ज्यादा के लिए अवेल की जाती है, अगर अमाउंट 2 लाख से ज्यादा हो तो उसके लिए आरटीजीएस फैसिलिटी अवेल की जाती है। और नेफ्ट बेटा अगर अमाउंट 2 लाख से कम हो तब ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हो नेफ्ट की, ठीक है जी। 2 लाख तक फैसिलिटी नेफ्ट, 2 लाख से ऊपर आरटीजीएस। अब जैसे कि इसका नाम है बेटा, ये करती है जो करती है सेटलमेंट रियल टाइम करती है, रियल टाइम। रियल टाइम क्या, सुनो जी, 50 लाख रुपए भेजने सूरत, आप 10 बजे एंट्री करते हो, अपना चेक लेकर, चेक पर आपने लिखा कि मान लो आपका बैंक कुछ भी है, एचडीएफसी बैंक है, आपने लिखा पेटो में
HDFC बैंक लिमिटेड फॉर RTGS, नीचे लिख दिया 50 लाख ओनली, अमाउंट में 50 लाख, अपने साइन कर दिया, डेट डाल दिया। इधर से RTGS का फॉर्म उठाया, फटाफट से RTGS का फॉर्म भर दिया, ये फॉर्म ये चेक लेकर पहुंच गए टेलर के पास कि सर ये फटाफट से ना RTGS करो। ठीक है जी सर, आप 10 बजे पहुंचे हो, इसका नाम ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। 10:01 पर आपके अकाउंट से 50 लाख रुपए उड़ चुके होंगे और 50 लाख रुपए सूरत पहुंच चुके होंगे आपके पलक झपकते ही। इतनी तेजी से काम होता है, इसका नाम है रियल टाइम। रियल टाइम मतलब एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। ठीक है जी बेटा, लेकिन नेफ्ट ये काम सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं कर पाती, पर हाँ 1 घंटे में वैसे यहां पर भी पहुंच जाते हैं। बाबू नेफ्ट जो करती है ना, ये ट्रांजेक्शन करती है बैचेस में रन। बैचेस में मतलब 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जितनी भी ट्रांजेक्शन आई फंड ट्रांसफर की, वो 10:30 बजे रन की जाती है। ठीक है, 10:31 से लेकर 11:30 तक जितनी आई वो 11:30। ठीक है जी, और 11:30 से लेकर 12:30 जितनी आई वो 12:30, 12:30 से 1:30 जितनी भी आई 1:30 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 3:30 बजे। 6 बैचेस चलते हैं नेफ्ट के अलग अलग दिन भर में। ठीक है जी, आप 10 बजे पहुंचे जी, मुझे 1.5 लाख रुपए सूरत भिजवाने हैं। उन्होंने कहा सर रखते जाओ ये चेक और ये पेपर, हम कर देंगे, अब जाओ। 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जितनी भी ट्रांजेक्शन है, उन्होंने 10:30 बजे एक बटन दबाया, टन, चलो जी पहुंच गए। 10:30 बजे कैसे पहुंचे सर? सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर पे तो नहीं पहुंचेंगे जैसे यहाँ रियल टाइम पहुंचते थे, पर बैचेस में रन होती है, 1 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे पैसे। यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे 1 घंटे में पैसे। समझ में आता है दोनों का फर्क? पहला। दूसरा फर्क बेटा, इसका नाम है ग्रॉस सेटलमेंट, इसको हम बोलते हैं नेट सेटलमेंट। फर्क होता है ग्रॉस सेटलमेंट और नेट सेटलमेंट में। अगर ये फर्क समझ पाओ तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है जी, मैं फर्क समझाने की कोशिश करूंगा, एक एग्जांपल दूंगा, फर्क क्लियर करते हैं। ठीक है जी, तुरंत बैच वाइंड अप करते हैं। मान लो बेटा मेरा अकाउंट पीएनबी माधवनगर है और अंतरा का भी बैंक अकाउंट पीएनबी माधवनगर है। ठीक है जी, लेकिन कुछ का अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा, करोल बाग, दिल्ली में। ठीक है, सेम आयुष का बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, करोल बाग और दिल्ली में। ठीक है जी, मेरे को कुंज को पैसे देने हैं 1.5 लाख रुपए। मैं 10:01 में एंट्री लेता हूँ, मैं कौन सी फैसिलिटी का इस्तेमाल करूँ? RTGS, नेफ्ट? 1.5 लाख बेचने, नेफ्ट। मैं 10:01 है, अच्छा चेक दिया, नेफ्ट का फॉर्म दिया, मैंने कहा जी फंड ट्रांसफर कर दो। सर हो जाएगा 10:30 बजे। आप तसल्ली रखो, आप घर जा सकते हो, हम 10:30 ट्रांसफर कर देंगे। मैंने कहा जी ठीक है। मैं घर आ गया 10:01 पर देकर 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 10:05 पर आयुष गया बैंक ऑफ बड़ौदा करोल बाग में, दिल्ली में। ठीक है जी, इसने अंतरा के अकाउंट में 50,000 रुपए डालने। कौन सी फैसिलिटी का इस्तेमाल करें? नेफ्ट। उन्होंने कहा सर आप घर जाओ, 10:30 बजे फंड ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटा फर्क समझना, अगर ये एक बारी में समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, 10:30 बज गए, 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पूरे ऑल ओवर इंडिया जितनी भी ट्रांजेक्शन आएंगी नेफ्ट की, उन सबको क्लब किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा और नेट सेटलमेंट कराई जाएगी। ठीक है जी, पूरे इंडिया की बात तो भूल जाओ, बस मान लो पूरे इंडिया में यही 2 ट्रांजेक्शन है। ठीक है, इनको इकट्ठा किया गया, नेट सेटलमेंट होनी है। पहले ट्रांजेक्शन सुन लो, पीएनबी माधवनगर सहारनपुर ब्रांच से पैसे जा रहे हैं 1.5 लाख रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा करोल बाग दिल्ली ब्रांच, और वहीं से उसी ब्रांच से पीएनबी माधवनगर में 50,000 रुपए आने हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो नेट सेटलमेंट क्या है? 50,000 रुपए दिल्ली में ही पड़े, करोल बाग ब्रांच में ही पड़े, वहां से उठा के डाल दो कुंज के अकाउंट में। मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए जाए और कुंज के अकाउंट में पहुंच जाए, पहुंच गए 1.5 लाख। सहारनपुर में टोटल मैं 1.5 लाख छोड़ के आया हूं ना कि कुंज के अकाउंट में डाल दो हमने, लेकिन 1 लाख ही ट्रेवल कराए पैसे। 50,000 तो वहीं पड़े थे उसी ब्रांच में, वहीं से सेटल डाउन कर दो, और जो यहाँ 50,000 बच गए वो अंतरा के खाते में डाल दो जो आयुष जानना चाहता था। दोनों ट्रांजेक्शन को इकट्ठा करा, नेट सेटलमेंट जो बैठी बस वो करवा दी। ऐसे ही हर 1 घंटे में नेट सेटलमेंट होती है, लेकिन पूरे इंडिया की ट्रांजेक्शन की होती है। इट इज नॉट अ जोक। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ नेफ्ट कैसे नेट सेटलमेंट करता है, लेकिन यही काम जब आरटीजीएस करता है तो वो ग्रॉस सेटलमेंट करता है। ग्रॉस सेटलमेंट समझते हैं? ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है बेटा अलग अलग ट्रांजेक्शन को अलग अलग सेटल डाउन करना। अच्छा यही सोचो, थोड़ा सा नाम चेंज करो, मैं 10:01 पे गया,
मैंने कुंज के अकाउंट में 2.5 लाख डालने हैं, कौन सी फैसिलिटी यूज करूं? आरटीजीएस। 10-2 पे डल चुके हो, 10-5 पे पहुंचे आईयूसी, तो मुझे अंतरा के अकाउंट में 2.25 लाख डालने हैं, आरटीजीएस फैसिलिटी का यूज करना, 10-6 पे डल चुके होंगे। किसी ट्रांजैक्शन के साथ इसको क्लब किया ही नहीं जा सकता, इसकी नेट सेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ हर ट्रांजैक्शन अलग अलग सेटल डाउन होती है, अलग अलग, बिल्कुल अलग। ये बेसिक फर्क है आरटीजीएस और नेफ्ट के। क्लियर है जी बात? रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।